Hello students, thanks for watching AJ tutorial. Students, today we are going to talk about nucleophilic substitution reaction. और इसमें स्टूडेंट्स ये भी जानेंगे कि जो हेलोएरियंस होते हैं वो कम रिएक्टिव क्यों होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या कारण होता है उसका। तो स्टूडेंट, इसका जो पहला रीज़न है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है मैंने। हेलोएरियंस आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आंसर कॉपी में लिखना होता है। और जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट्स, वो कार्बन और हेलोजन के बीच में होता है, ठीक है। तो इसको समझेंगे कैसे। एंड फॉर दिस आई एम गोइंग टू मेक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। इसके बगैर नहीं समझ पाओगे आप। तो उसमें सबसे पहले तो क्लोरोबेंजीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लोरोबेंजीन में स्टूडेंट्स नीचे ये डबल बॉन्ड्स होते हैं अल्टरनेट। उसके अलावा ये रहा अपना क्लोरीन एटम, और क्लोरीन के पास में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 7 होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, और जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड बना रहा है नीचे बेंजीन रिंग के साथ में, और बाकी जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको लोन पेयर कहते हैं। अब स्टूडेंट, जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है जब वो नीचे को आएगा तो यहाँ पर वो बनाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। और जब ये नीचे को आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन के पास में 5 बॉन्ड हो जाएंगे। तो जैसा कि हो नहीं सकता है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बाहर को निकल के आता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर को निकल के आते हैं। और यहाँ पर जो अगला स्ट्रक्चर हमें मिलता है स्टूडेंट्स, वो देखो ऐसा मिलेगा। इसमें क्या चेंज आएगा ज़रा उसको देख लीजिए आप। तो यहाँ तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रहा क्लोरीन, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, ठीक है। और ये जो बॉन्ड था ये जो बाहर निकल के आया था उसके इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पर ये रहे। बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं और यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो क्लोरीन एटम है इस पर चार्ज प्लस का आएगा, क्योंकि क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन 7 होने चाहिए और अभी उसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है स्टूडेंट, ठीक है ना। अच्छा, कम कैसे हो गया जरा उसको भी देख लो। अभी यहाँ पे Cl के पास में 1 2 3 4 5 और 6, केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 प्लस का आएगा स्टूडेंट, ठीक है। और अगले स्टेप में क्या होगा कि जो लोन पेयर है ये वाला जो बाहर निकला था, अब वो फिर अंदर को जाएगा यहाँ पर, और ये वाला जो बॉन्ड है ये बाहर निकल के आएगा। तो जो स्ट्रक्चर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैं सारे नहीं बनाऊँगा क्योंकि उसमें टाइम लगेगा फिर। तो मुझे केवल ये बताना था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड कैसे आता है, तो आपने समझ लिया। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये क्लोरीन है, इसके पास में 1 2 3 4 है, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या आप कह दें कि इट इज़ हैविंग 2 लोन पेयर्स। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जब ये लोन पेयर अंदर को आएगा तो यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जो नीचे जो बॉन्ड आप देख रहे थे जब ये बाहर को आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ पर आ जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। और इस वाले बॉन्ड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर को आए थे ना, ये फिर इधर पे जाएंगे और ये बाहर निकल के आएगा। तो ये जो प्रोसेस है स्टूडेंट, इसको हम रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस होने की वजह से कार्बन के बीच में और क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आप इसको भी मेंशन करेंगे, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि डबल बॉन्ड किसके बीच में बना है, बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन इज ड्यू टू रेजोनेंस। तो पहली चीज़ तो हम ये समझ गए हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो हेलोएरियंस में बहुत ही मुश्किल से हो पाती है स्टूडेंट। उसका एक कारण और है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होता है। मतलब इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इसको भी हम लिखेंगे, इसको मेंशन करेंगे अभी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आप इसको नोट कर लेंगे, है ना। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड इन हेलोवेरियंस द क्लीवेज इन हेलोवेरियंस इज डिफ़िकल्ट, ठीक है ना। तो क्लोरीन में जो है डबल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। ये मेन कारण है इसका, ठीक है ना। ये जो डबल बॉन्ड है जब तक ये ब्रेक नहीं होगा ना तब तक न्यूक्लियोफिल यहाँ पे अटैक नहीं करेगा। अब स्टूडेंट आगे जब बढ़ते हैं तो कुछ रिएक्शंस को हम समझेंगे। अब जैसे कि स्टूडेंट एक बात और है कि
इनकी जो रिएक्टिविटी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोरिन देते हैं, लेकिन बहुत ही मतलब विग्रस कंडीशन के अंदर, हाई टेम्परेचर पर या फिर हाई प्रेशर लगाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स। तो ये भी हम पॉइंट नोट करेंगे इसको भी। तो स्टूडेंट्स ये हेलोरिन्स कैन रिएक्ट विद न्यूक्लियोफिलिक अंडर विग्रस कंडीशन। तो इसमें स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अभी मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाता हूँ। तो जैसे ये अपने पास में क्लोरोबेंजीन है और मेरे पास में NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की NaOH में जो OH नेगेटिव है ना, ये अपना न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ से ये क्लोरीन जाएगा और ये OH यहाँ पर लग जाएगा और जिसकी वजह से फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये बन गया फिनॉल। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है वो इतनी आसानी से नहीं होती है। अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्टूडेंट इसी वजह से इसके लिए हमको यहाँ पर 623 केल्विन टेम्परेचर करना पड़ता है। इसके अलावा 300 ATM प्रेशर, 300 ATM आपका प्रेशर भी रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, इतना प्रेशर रखना पड़ता है। मतलब ये जो रिएक्शन होती है ये बहुत ही विग्रस कंडीशन के अंदर होती है। इसके अलावा स्टूडेंट एक बात और है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। अब समझते हैं इसके पीछे क्या कारण है स्टूडेंट्स। अब जैसे कि हमारे पास में ये एक हेलोएरिन है, क्लोरोबेंजीन ही मैं ले लेता हूँ दोबारा से। और स्टूडेंट ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इसको इस जगह पे अटैक करना है। ठीक है, इस वाले कार्बन पे। अच्छा, ये इस जगह पे अटैक तब कर पाएगा जब इस वाले कार्बन के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाए। तो स्टूडेंट्स प्लस का चार्ज कैसे आएगा, एक काम हम करते हैं, अगर मैं इस जगह पर कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेता हूं, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता हो। जैसे कि सपोज़ अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ NO2, अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दें जिसको नाइट्रो ग्रुप कहते हैं, और नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा यहाँ से, इसके बदले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा यहाँ से, और यहाँ पे चार्ज प्लस का आ जाता है स्टूडेंट्स। ये भी रेजोनेंस की वजह से होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाते हैं ना तो रिएक्टिविटी भी बढ़ती जाती है और जो रिएक्शन होती है वो मतलब कम विग्रस कंडीशन में हो सकती है। जैसे इससे पहले आपने रिएक्शन देखी थी कि वो कितने उसमें 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए था। एक बार दोबारा से मैं रिएक्शन सारे लिख दे रहा हूँ, आप उन रिएक्शन को समझिए। अभी स्टूडेंट देखो ज़रा क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता भी एग्ज़ाम में। अभी अपने पास में ये क्लोरोबेंजीन है और अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है मेरे पास में। यहाँ पर ये रहा आपके पास न्यूक्लियोफाइल, ये एक रिएजेंट है। न्यूक्लियोफाइल तो OH नेगेटिव होता है। तो इस वाली रिएक्शन में जो मेरे को टेम्परेचर चाहिए था वो 623 केल्विन चाहिए था टेम्परेचर। ठीक है, और इसके अलावा प्रेशर भी था 300 ATM का, ये प्रेशर भी था इतना। तो इतनी कंडीशन हो रही थी विग्रस, तब जाकर रिएक्शन हो रही थी और यहाँ पर बन रहा था फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा था। ठीक है भाई, ये हो गया, फिनॉल बन गया। अब स्टूडेंट अब ध्यान देना ज़रा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल क्लोरोबेंजीन नहीं ले रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जब क्लोरोबेंजीन बनाएंगे साथ में नाइट्रो ग्रुप भी लगा देंगे। तो ये तो रहा क्लोरोबेंजीन और एक यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप को भी अटैच कर दें अभी। तो ये रहा NO2 ग्रुप, और जो NO2 ग्रुप होता है ना स्टूडेंट्स, ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और जिसकी वजह से कार्बन पे यहाँ पर प्लस का चार्ज आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो यहाँ पर, और ये रहा रिएजेंट आपका NaOH। ठीक है भाई, और जिसमें ये अपना न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, ये Na+ होता है। ठीक है ना, अब ये जो रिएक्शन है ये हो जाएगी आपकी 443 केल्विन पर। ठीक है, मतलब आप देखो ज़रा, पहले आपको कितना चाहिए था टेम्परेचर, पहले कितना चाहिए था
623 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही थी और इतना प्रेशर भी चाहिए था। अब क्योंकि मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है तो रिएक्शन 443 केल्विन पे हो जाएगी, मतलब कम टेम्परेचर पर भी रिएक्शन पॉसिबल है और आराम से क्या मिल जाएगा मेरे को, आराम से मिल जाएगा फिनॉल। ये रहा आपका फिनॉल, यहाँ पर फिनॉल और साथ में ये रहा यहाँ पर NO2। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर नेमिंग की बात करें तो OH ग्रुप मेन ग्रुप होता है तो 1 2 3 और 4, तो इसका जो नेम आप लिख लोगे आराम से, दिस इज़ 4 नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसे बोलते हैं 4 नाइट्रोफिनॉल, इसका IUPAC नेम है स्टूडेंट्स। और अगर वैसे अगर आप बात करो तो आप मेरे को ये बताओ कि OH के रिस्पेक्ट में ये जो NO2 की जो पोजीशन है स्टूडेंट्स ये क्या है। तो दिस यू ऑल नो दैट दिस इज़ योर पैरा पोजीशन। ठीक है, तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो नोन एज P नाइट्रोफिनॉल। इसको हम लोग और कह सकते हैं P नाइट्रोफिनॉल। ओके, तो आपने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने यूज़ किया है तो जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बढ़ गई है और जो रिएक्शन है वो कम टेम्परेचर पे पॉसिबल है। अब एक काम और करते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ज़रा बढ़ा के देखते हैं। तो अब फिर से मैंने ये क्लोरोबेंजीन लिया और इस बार मैं लगाऊंगा दो ग्रुप। एक ग्रुप मैंने यहाँ पे लगा दिया NO2 ग्रुप, एक ग्रुप मैंने यहाँ पर लगाया है NO2 ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितने हो गए, अब 2 हो गए हैं अपने पास में। वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स होगा क्या, ये जो रिएक्शन है ये रहा अपना रिएजेंट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब इस रिएक्शन को करने के लिए मेरे को केवल 368 केल्विन टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी और आराम से यहाँ पर फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर आ जाएगा OH, मतलब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। ये रहा NO2 और यहाँ पर ये रहा NO2। आप बात समझ गए होंगे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया था, ऊपर लिखा भी हुआ है, आपने सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया करो जो मैं लिखता हूँ अलग से। एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो हेलोएरिन्स हैं उनकी रिएक्टिविटी बढ़ती है और जो रिएक्शन होती है वो कम टेम्परेचर पर भी पॉसिबल होती जाती है। पहले वाले केस में यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ था तो कितना चाहिए था टेम्परेचर, 623 चाहिए था। उसके बाद में मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो कितने पे रिएक्शन पॉसिबल हो रही है, 443 पे हो रही है। और उसके बाद में जब मैंने 2 ग्रुप यूज़ किए हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो रिएक्शन पॉसिबल हो रही कितने पे, 368 पे। तो स्टूडेंट एट लास्ट आई वांट टू से वन थिंग दैट as number of electron withdrawing group increases, the reaction, you can say the reactivity increases and the reaction is possible at much lower temperature also. Understood? This is all about students that nucleophilic substitution reaction of haloarenes, why they are। एक क्वेश्चन और में स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट बनता है, उसको भी हम यहीं पर ही कवर कर लेंगे। आपने देखा होगा कि आपके मन में ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एक तो मैंने ऑर्थो पे लगाया है, एक मैंने पैरा पे लगाया है। ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे मेटा पर NO2 ग्रुप नहीं लगाया है स्टूडेंट। ठीक है, तो वेट फॉर अ वाइल, तो इसका क्या कारण है स्टूडेंट। ठीक है, तो NO2 ग्रुप अगर हम मेटा पे लगाते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता उसको भी जानेंगे अभी स्टूडेंट। जैसे कि अगर मैं NO2 ग्रुप को यहाँ पे लगा देता हूँ, आपको मैंने अभी बताया कि ये NO2 ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स। जब स्टूडेंट हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना तो इस वाली जगह पे इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन इस वाली जगह पे आता है, लेकिन मेटा वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं है। रेजोनेंस जब आप बना के देखोगे तो आप देखोगे कि मेटा वाली जो पोजीशन होती है ना वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन मेटा वाली जगह पे आएगा नहीं तो NO2 वहाँ पर लग करके क्या करेगा, इसी वजह से जो NO2 होता है ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप है, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है अगर हम उसको अगर लगाते हैं मेटा वाली पोजीशन पे। तो एक बार फिर से जो रेजोनेंस मैंने बनाया तो उसको एक बार देख लीजिए आप लोग। इसमें देखो स्टूडेंट्स, इसमें आप देखोगे यहाँ पर आया है इलेक्ट्रॉन, ऑर्थो वाली पोजीशन पे आया, उसके बाद पैरा पे आया, मेटा पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है।
इसलिए नाइट्रो ग्रुप को अगर आप मेटा पे लगाते हो तो रिएक्टिविटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक में दिया भी गया, पूछा भी जाता है, ठीक है। तो क्योंकि NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और मेटा पोजीशन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होती है, एंड दैट इज़ वाई द नाइट्रो ग्रुप एट मेटा पोजीशन इज इनइफेक्टिव, उसका कोई असर नहीं पड़ता है स्टूडेंट। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।